हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th. First of all, I want to introduce you that up to 10th class there was difference that there was no general classification, it was general science. तो पहले भी ऐसे ही था, पहले भी साइंस ही था। बाद में इसमें इतनी पढ़ाई हुई, इतने खोज हुए, इतने रिसर्च हुए कि साइंस को जो है तोड़ तोड़ के जो है फिजिक्स में लाया गया, केमिस्ट्री में लाया गया, बायो में लाया गया, जियोलॉजी में लाया गया। इस तरह से पढ़ाई हुई। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? तो फिर केमिस्ट्री के अंदर भी स्पेशलाइजेशन है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सिर्फ केमिस्ट्री बोल देने से नहीं होगा, इसके अंदर फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर इसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो देखिए, अगर शुरू दिन से अगर आप बेसिक समझ के अगर चलेंगे तो आपको पढ़ने में, समझने में, एग्ज़ाम में, अप्रोच में बहुत आसानी होगी। इस सब्जेक्ट के बारे में मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, पहला दिन का जो भी लेक्चर हमारा होगा इट विल बी टोटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेबस। इज़ इट क्लियर और नॉट? बात समझ आया आपको? तो अब इसमें सवाल ये है कि कुछ बच्चे जो है ज्वाइन किए हैं वो सिर्फ बेसिक क्लास के लिए, कुछ लोगों ने इंक्लूडिंग आईआईटी ज्वाइन किया है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो है कुल 3 से 4 लोग मिल के पढ़ाएंगे इस सब्जेक्ट को। ये बात आपको, आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर? पूरा केमिस्ट्री कम से कम 3 लोग तो पढ़ाएंगे ही। क्लियर? सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन होगा, ऐसे लोग पढ़ाएंगे। इसमें बेसिक वाला पार्ट मैं कवर करूँगा, इसमें एडवांस वाला पार्ट जो है बाकी दूसरे टीचर फ्रॉम टाइम टू टाइम दे विल कवर। इज़ इट क्लियर और नॉट? तो हम लोग एक टॉपिक, मैंने सिलेबस बोर्ड में आपके सामने लिख दिया है, मैं इसके बारे में कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों ने पैटर्न ये बनाया है कि मान लीजिए ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th के लिए, क्लास 12th का अलग है। ये दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा, ऐसा। तो फर्स्ट बुक का क्लियर है यहाँ पर बात। इसमें एक और बुक है, पतली सी है, दैट वी विल डिस्कस। इज इट क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर फिजिक्स का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए फिर उस तरह फिजिक्स का जब एक ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है मैथमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे। आई होप यू गॉट द आइडिया। बेसिक पार्ट मैं ही कवर करूँगा। क्लियर है यहाँ पर? और हर सब्जेक्ट में कम से कम 2 टीचर पढ़ाएंगे, तो सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन होगा, बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होगी, क्लास मोनोटोनस नहीं होगा। बात समझिए? क्लासेस विल बी इंटरेक्टिव। वट एवर द डाउट यू हैव, आपको कोई भी डाउट अगर हो तो आप फ़ौरन जो है उसको जो है हम लोगों को ऐप पे भी भेज सकते हैं। आपने ऐप पे एनरोल किया है, ऐप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। क्लियर? वहाँ पे भी हम लोग हैंडल करके आपको सोल्यूशन दे देंगे। नहीं तो कॉल भी कर सकते हैं आप, कोई भी डाउट वगैरह अगर हो तो। ये ध्यान रखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि डाउट पूछने में हिचकिचाना नहीं है। छुपाओगे तो मर्ज़ जो है बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, है ना। डॉक्टर को दिखाओगे तो जो है क्योर होगा उसका। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डाउट्स को मन में दबा के नहीं रखना है। जो भी डाउट हो, जो भी दिल में शंकाएँ हो तो उसको हम लोग जो है फ़ौरन टीचर से, जो मतलब कोशिश ये करना है कि जो टॉपिक जो टीचर पढ़ाता हो उस टीचर से पूछ लेना है। चाहे तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा कंसर्न टीचर को, या फिर ऐप पे पोस्ट कर देना आप, है ना। तो ऐप पे कंसर्न टीचर के पास सीधे चला जाएगा। समझ आए? हाँ, अब कोई टीचर क्लास में है, आप चाहो कि फ़ौरन डाउट का जवाब दे दे तो ये तो पॉसिबल नहीं। आप भेज दीजिए, आप आगे प्रोसीड करिए। हो सकता है 2 घंटे में, 3 घंटे में, या शाम के टाइम पर। शाम को भेजा आपने तो वो सुबह से शाम तक क्लास लेते लेते दिमाग भी हेवी हो जाता है ना। तो आप ये बात को आप भी ज़रा सा इस चीज़ का लिहाज करिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो आज तो मैं सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिलेबस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग पहले ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर जब नेक्स्ट क्लास जो होगी तो उसमें हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर, फिर या हो सकता है कभी कभी शेड्यूल अगर आगे पीछे हो तो हो सकता है कि ये टॉपिक मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा है और हमें मजबूरी में फ़िज़िक्स का फर्स्ट शुरू करना। टीचर का एंगेजमेंट पे भी डिपेंड करता है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीनों सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए आप जो है अलग अलग जो है नोट्स बनाइए, अलग अलग नोटबुक में लिखिए। एक ही नोटबुक में कचरा मत करिए। जितना क्लास में बोल दिया जाए उसका अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपको अलग से नोट्स चाहिए, डिमांड है नोट्स का, तो वो बता दीजिए। और साथों साथ अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये आदत डालना भी चाहिए, क्योंकि आगे चल के खुद से ही लिखना है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो जितना आप इनोवेटिव होंगे, जितना आप जो है खुद से करने में क्षमता आपके अंदर होगी, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। क्लियर? तो सबसे पहला चैप्टर, सबसे बेसिक चैप्टर का नाम ही है बेसिक कंसेप्ट्स। तो जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं आगे की केमिस्ट्री को पढ़ने में, ये खांचा मैंने इसलिए छोड़ा है कि मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर मान लीजिए कोई एक्सप्लेनेशन में अगर रह जाए तो
तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट मैंने एक लाइन छोड़ दी है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, जो आपका टेक्स्ट आप लोग फॉलो करते हैं स्कूल वगैरह में, उसमें सबसे पहला लाइन ही दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वैसे सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, क्लियर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी ज़िंदगी में, आपके देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में केमिस्ट्री। तो साइंस सबसे पहले था, मैंने आपको बताया, उसको बाइफरकेट नहीं, उसको तोड़ दिया गया, और फिर उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर जियोलॉजी, कितने ब्रांचेस बन गए, क्लियर है यहाँ पर। तो उसमें एक केमिस्ट्री है, उसका इंपॉर्टेंस क्या। आप लोग जो दवाइयाँ खाते हैं, ड्रग्स का मतलब यहाँ वो ड्रग नहीं है, चरस, गांजा, अफीम वैसा वाला नहीं। ड्रग्स का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में दवाइयों को कहा जाता है। भाई एड्स के लिए जो ड्रग्स होते हैं, या फिर कैंसर के लिए, या फिर टीबी के लिए जो ड्रग्स होते हैं, वो सब जो है केमिस्ट्री ही की देन है। केमिकल रिएक्शन से वो सारे ड्रग्स बनते हैं। डेफिनेटली दे आर हैविंग एडवांटेजेस। तो उसके भाई केमिकल अगर कोई अपने बदन में डालेगा तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा, क्लियर है यहाँ पर बात। तो डिसएडवांटेज भी है लेकिन फ़ायदा भी है, क्लियर। तो और हम लोग जब पढ़ेंगे, नोट्स बनाते चले जाएंगे, तो साथ हम लोग देखते अभी तो जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया, तो ये इंपॉर्टेंस है आपकी दुनिया में। अच्छा, केमिस्ट्री, फर्टिलाइज़र जो खेतों में डलता है ना, हरियाणा वगैरह में जो खूब खेती होती है, किसानी होती है, तो उसमें जो खूब फर्टिलाइज़र डलते हैं, तो उससे जो है पैदावार हो जाती है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। ज़मीन जो है नमकीन हो चुकी है वहाँ की, है ना। तो ये एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी, पैदावार ज़्यादा है तो ज़मीन को नुकसान भी है, क्लियर। तो आगे चलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैटर। सिलेबस जो है यहीं से शुरू होता है, दैट इज़ नथिंग बट मैटर। जब मैटर पढ़ोगे तो मैटर आप 12वीं क्लास से पढ़ते चले जाते हो, 12वीं कहता हूँ सॉरी, 7वीं 8वीं से पढ़ते चले, तो 12वीं तो अभी आया ही नहीं। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आगे चल के कभी कभी मैटर में प्लाज्मा को भी डाल दिया था। आप अभी फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, क्लियर। किताब बोलता है सॉलिड लिक्विड गैस, तो आप सॉलिड लिक्विड गैस को ही मानिए। हम लोग देखेंगे सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से गैस कैसे बनता है, या गैस से लिक्विड वापस इधर से इधर भी बना सकते हैं आप, इधर से इधर भी बना सकते हैं, क्लियर। दैट वी विल डिस्कस, है ना। तो वी विल सी ऑल दोज। आई होप यू गॉट द आइडिया, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया। फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग देखेंगे मैटर की, है ना। अच्छा, मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी भी है, जैसा किसी चीज़ को फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब छूने से पता चल जाए। अब मान लीजिए पानी है, लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उबालने से भी बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। पानी है तो उसको बर्फ़ बनाना है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, तो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी है, क्लियर। लेकिन मैटर का एक और प्रॉपर्टी है जिसको कहा, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, बताइए ज़रा सा। केमिकल प्रॉपर्टी। विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। ये केमिकल रिएक्शन से ही पता चलेगा, और जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ चेंज आएंगे। जैसा आप कभी लैब में अगर देखोगे, इसमें वो डालो तो कलर नीला पीला हो जाता है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेनली वी विल डिस्कस विद इट बिकॉज फर्दर वी हैव टू डील विद द केमिस्ट्री। आई होप यू गॉट द आइडिया। अब जाहिर सी बात है हम लोग और फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखेंगे मैटर का, क्लियर है यहाँ पर। किस तरह से कंपाउंड बनते हैं, किस तरह से एलिमेंट बनते हैं, क्या उनकी खासियत है, बात समझ, हाउ एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड। आप लोग पढ़ते चले आए होंगे कंपाउंड। बोरैक्स पढ़ा होगा, एक कंपाउंड है Na2B4O7, क्लास 7th 8th में पढ़ा देता है बोरैक्स, है ना। ये कंपाउंड बहुत फेमस क्वेश्चन भी आता था एग्जाम में। तो 7th 8th की बात कर रहा हूँ मैं, ये 11th की नहीं है, क्लियर। तो हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग फर्दर इसको मैटर में देखेंगे कि एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, प्योर एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। भाई अब जब सॉलिड है, ठोस पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है वो प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं, उसको पढ़ना है, क्लियर है यहाँ पर। कंपाउंड्स हैं, कई चीज़ों का मिश्रण जिसको कंपाउंड कहा जाता है, कई चीज़ों की मिक्सिंग जिसको कंपाउंड कही जाती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यू गॉट द। मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, अभी इसमें फिलहाल कुछ लिखने की चीज़ नहीं है, एक दिमाग में छाप बने कि पढ़ना क्या है, क्लियर। अच्छा, जब आप लिक्विड है, दूध है मान लो, तो उसको तौला भी जाएगा, उसका मेजरमेंट भी होगा, क्लियर है यहाँ पर। लेकिन दूध वाला तो दूध तौल के देता है, हमें उसके अंदर का चीज़ पढ़ना है, क्लियर है। दूध के अंदर क्या क्या उसको तौलना है, बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। बहुत बारीक की पढ़ाई है ये, मेजरमेंट दूध का तौलना नहीं है। भाई मैंने तो ये समझाने के लिए बोला कि दूध को तोलो, लेकिन यहाँ पर दूध के अंदर जो जो चीज़ है उसको तोलो, सवाल ये है, दैट इज़ द मेजरमेंट हेयर। बात अब जाहिर सी बात है, जब मेजर करता है तो अच्छा, ये आज मान लीजिए एक बोतल में आपने दूध लिया आधा लीटर, जिस निशान तक रोज दूध देता है उतना ही देता है, या कभी कभी थोड़ा 19-20 तो रहता ही है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी, क्लियर। वी आर नॉट श्योर दैट एग्जैक्टली एवरी डे वी विल गेट दैट मच अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट किया आपने किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, एक्सपेरिमेंट में डेटा 19-20 हो ही जाता है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में आया।
तो जब 19-20 हो जाता है तो इट मीन्स यू आर श्योर अबाउट द रिजल्ट व्हाट यू आर गेटिंग टुडे, यू विल गेट इट बाय टुमारो, और डेफिनेटली देयर मे बी सम चेंज, इज इट क्लियर और नॉट? तो चेंज हो भी सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेजरमेंट में 19-20 हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो दैट्स व्हाट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को और टेक्निकल भाषा में अगर कहा जाए, अनसर्टेनिटी, हाँ, अनसर्टेनिटी को मोर टेक्निकल वे में अगर कहा जाए, अच्छा, यू आर सर्टेन अबाउट योर आंसर, आपने एक आंसर लिखा और आप घर आए बोले आई एम सर्टेन अबाउट माई आंसर, इट मीन्स यू आर कन्फर्म अबाउट योर आंसर, इट मीन्स यू आर कन्फर्म, यू आर श्योर अबाउट योर आंसर। देन व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन? सर्टेन का मतलब श्योर है, तो अनसर्टेन का मतलब क्या होगा? श्योर या नॉट श्योर? नॉट श्योर का मतलब डाउटफुल का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब बात यह हो जाए, हाँ, लगता है हो जाएगा या नहीं भी होगा, मतलब 90% तो हो सकता है, 10% मान लो नहीं भी हो सकता है, तो मतलब चांस है कि हो भी जाए या नहीं, भले ही 90 और 10 का रेशियो हो भी जाए या ना भी हो जाए। क्लियर है यहाँ पर? तो चांस को एक आगे चल के आप पढ़ेंगे, अभी मैथमेटिक्स में एक नया नाम आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बताइए ज़रा सा, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स देयर इज अ चांस, समटाइम्स अकर, समटाइम्स मे नॉट अकर। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट द आइडिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बताइए ज़रा सा, प्रोबेबिलिटी। Uncertainty in measurement means probability in the measurement. It may be you'll get the right measurement, you may not get the right measurement. Clear है यहाँ पर बात समझ? Laws of chemical combination. तो chemical compounds जब आप लेंगे तो उनको मिलाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कंबाइन होकर कुछ बनेंगे, तो उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। जैसा फॉर एग्जांपल बैलेंस्ड रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, हम लोग डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। बात समझ में? केमिकली कंबाइन करोगे तो कम, भाई एक बात बताइए, देश में वोटिंग होती है तो कोई मर्जी से खड़ा होता है और खुद ही बोल देता है जीत गया, या कुछ सिद्धांत होते हैं? क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तभी ना जीतता है वो। तो उसी तरह केमिकली कॉम्बिनेशन करने के लिए कुछ लॉ हैं। क्लियर है यहाँ पर बात? दैट वी नीड टू डिस्कस, दैट विल डिस्कस वन बाय वन। अच्छा, यहाँ एक बात है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो चीज़ पहले आई है दुनिया में उसको बाद में लिखा गया है, और जो बाद में आई है उसको पहले लिख दिया गया है। जैसा फॉर एग्जांपल एक लॉ है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एवोगैड्रो लॉ। यहां लिख देता हूं, चलिए, एवोगैड्रो लॉ, एक लॉ है एवोगैड्रो लॉ। अभी क्या है, अभी जानने की जरूरत नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये आया है 1811 में, इसको लिख दिया है पहले। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 की बात करता है, वो बाद में लिख दिया। तो ये थोड़ा बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, तो उसको हम लोग कोप अप करते करते चलेंगे। हमें सन वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ें पढ़ते चले जाना है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक नंबर ठीक है, वो जेड आप लोग पढ़े होंगे, वो सारी चीज़ यहाँ थोड़ा सा हटके है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, मोल जब नाम आएगा तो हमेशा याद रखना, ये हमेशा आ जाएगा, ये आप रट के रखिए। क्लियर है यहाँ पर? मोल की बात जब भी होगी तो इसकी बात होगी। क्लियर है यहाँ पर? अब एवोगैड्रो लॉ एक कानून बताया, मैं एक बात आपको बताता हूँ। देखिए, एवोगैड्रो लॉ आने से दुनिया की पढ़ाई जो है बहुत, मतलब केमिस्ट्री की पढ़ाई जो है आसान हो गई। मतलब मोल का पढ़ना आसान हो गया, मोलर मास का पढ़ना आसान हो गया। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए क्लोरीन को पढ़ना है, या जिंक को पढ़ना है, या सोडियम को पढ़ना है, या टाइटेनियम को पढ़ना है, या सोडियम टार्ट्रेट को पढ़ना है, कोई भी केमिकल को अगर पढ़ना है, हर केमिकल का में जो है नंबर ऑफ एटम्स अब क्या होंगे वो कैलकुलेट करना मुश्किल हो गया। तो ऑन एन एवरेज एवोगैड्रो ने बताया इतना सा सामान अगर कोई भी केमिकल का लोगे तो इतना नंबर ऑफ एटम्स होगा। बात समझ में आया? जिसमें वो 6.023 जो भी है, मतलब ये बात हो गया कि जिंक के लिए अलग नंबर ऑफ एटम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टाइटेनियम के लिए अलग नंबर ऑफ एटम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब के लिए आसानी से एक नंबर याद रख लो। बात समझ में आया? नहीं? दैट इज व्हाट द कंसेप्ट विच हैज़ बीन गिवन बाय एवोगैड्रो, इज इट? और ये सारे यहाँ पे फिट हो जाते हैं। क्लियर है आप? अब परसेंटेज कंपोजिशन, अब किसी का मास अगर पता है तो जाहिर सी बात है उसमें वजन अगर बना है, चीज़ों का मिल के बना होगा वजन, तो कितना परसेंटेज किसका है, कितना परसेंटेज किसका है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? स्टोइकियोकेमिस्ट्री,
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा डेफिनेशन एनसीईआरटी में वैसे तो दिया है, बस मैं इसको बोल के निकल लेता हूँ, बाकी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टोइकियोकेमिस्ट्री का मतलब है कोई रिएक्टेंट्स जिनको आपने मिलाया और उनका प्रोडक्ट आपको मिला, तो उनका वॉल्यूम, उनका मास, कितना रिएक्टेंट था, कितना प्रोडक्ट था, इसको पढ़ना, इसको जानना, दैट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज स्टोइकियोकेमिस्ट्री। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे या क्या होगा दैट्स व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, आप लोग क्लास 8-9 में पढ़े होंगे। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आगे चल के बोर एक्सपेरिमेंट, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है हम लोगों ने किए हुए हैं एटम्स को समझने में, कि फिर भी आज तक भी जो है नया थ्योरी आ जाता है। क्लियर है यहाँ पर? आज तक मतलब ठीक है बात समझ। फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, बहुत सारे एटम को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हमारे सिलेबस में कुछ जो है एक्सपेरिमेंट्स है जिसको हम लोग 8-9th क्लास में तो आप लोग रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वहीं पे पढ़ लेते हैं। क्लियर? हम लोग यहाँ देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप यू गॉट दैट। इसमें बहुत सारे थ्योरीज हैं। एक थ्योरी का देखिए, जब बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर, इसी तरह इसमें भी बहुत लोग बोले मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है, तो किसी के आंसर में कुछ कमी रही होगी तभी दूसरे ने बोला होगा कि मेरा सही है, तभी तीसरे ने बोला होगा नहीं उन दोनों गलत है, मेरा सही है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट है, बिल्कुल और थ्योरेटिकल पार्ट है। एक आध न्यूमेरिकल वगैरह बन जाए तो बन जाए, तो उसमें जो है थ्योरी को डिनाई करना है, बस आपको उसको नकारना है। मतलब इसको जब आप पढ़ोगे ना सेकंड चैप्टर को, तो आप इस तरह से पढ़ना कि जो भी देखना किसके अंदर क्या कमी है, बस वो समझने की कोशिश करना, बाकी सबका आंसर सेम ही होगा। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। अब देखिए एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर। क्लियर है यहाँ पर? पीरियोडिक, हाँ, अब एलिमेंट्स केमिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल आपको मालूम होगा, एक बहुत बड़ा सा एक पीरियोडिक टेबल आप एक खरीदिएगा और अपने घर में लगा दीजिएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो हम लोग उसको जो है बार बार यूज़ करेंगे। आई होप यू गॉट द आइडिया। हम लोग एज ए टीचर हम लोगों को तो याद है, हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा कभी आप लेफ्ट से राइट देखो पीरियोडिक टेबल, कभी टॉप से बॉटम देखो पीरियोडिक टेबल, कभी नीचे से ऊपर देखो, कभी बाएं से दाएं देखो, तो आपको देखना होगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में? याद करने में भी आसानी होगी। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स तो हम आपको याद भी करवा देंगे। क्लियर है? तो आप जो है उतना काफ़ी होता है, आप जो है लेकिन एक पीरियोडिक टेबल ज़रूर ख़रीद लीजिएगा और अपने घर में कहीं टेबल घर के सामने जो है जहाँ पढ़ते हों, जहाँ कुछ भी करते हों, वहाँ जो है आप उसको लगा लीजिएगा। क्लियर? दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू। तो जब भी एलिमेंट्स की बात होगी, एलिमेंट्स हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से पढ़ते हैं, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। क्लियर? आगे चलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है, बॉन्ड जब बनते हैं एक दूसरे में, मान लीजिए मेरे और आप में एक बॉन्ड बना है, टीचर स्टूडेंट का एक रिश्ता बना है, तो जाहिर सी बात है एक अटैचमेंट है हमें। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल, अच्छा हम लोग के बीच में बॉन्ड बना है, हम लोग एक दूसरे से अटैच हैं, तो जाहिर सी बात है एक ताकत है, एक फोर्स है जो हम लोगों को रोके हुए एक दूसरे, मैं आप बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, एक फोर्स हम में बना हुआ है, तभी ना आप सुन रहे हैं, नहीं तो आप भाग क्यों नहीं जा रहे छोड़ के क्लास। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में आया? तो एक फोर्स हम लोग यहाँ डिस्कस कर, वैसे तो फोर्स बहुत सारे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हम यहाँ पर वान डर वाल फोर्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग बहुत और भी बॉन्डिंग है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा आपने 10th क्लास में इवन आई होप यू माइट हैव हर्ड about covalent bond, ionic bond, these type of bonds we are going to discuss. When bonds are formed, तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बोला है कि दो अलग एटम मिल जाएंगे तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन मिल जाने के बाद H2O बनता है, तो स्टेट चेंज हो गया। क्या बन गया बताइए जरा सा? वाटर, लिक्विड। क्लियर है यहाँ पर? स्टेट, इसलिए हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। बात समझ में आया? नहीं से कोई वाटर मॉलिक्यूल बन सकता है, गैशियस मॉलिक्यूल बन सकता है, O+O O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है? नहीं है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक आप जरा सा देखिए, जरा सा डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैटर के डिफरेंट स्टेट्स क्या क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनको समझने के लिए गैस जब भी आ जाएगा ना, तो यहाँ पर एक नया चीज़, जब भी गैस आएगा मेनली तो थर्मोडाइनमिक्स रोल में प्ले आया। वैसे लिक्विड सॉलिड में भी हम लोग थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ते हैं बेसिक में, लेकिन थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली
गैस के लिए होता है, डिफरेंट लॉज आर देयर, वी हैव टू डिस्कस हेयर। बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा, बात समझ में आया नहीं समझ में? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डिफरेंट लॉज आर देयर फॉर स्टडी। आइडियल गैस इक्वेशन है, गैस लॉ है, और क्या बोलते हैं आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज आर देयर, क्लियर, दैट वी विल डिस्कस। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकाइनेटिक्स ऑल्सो वी विल डिस्कस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बात समझ में आया नहीं समझ में? नेक्स्ट आ जाइए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंसिंग नेचर बनाना, बैलेंसिंग नेचर, एक बैलेंस बन के चले चीज़ें दुनिया में। अब केमिस्ट्री एक दो चीज़ों का मिश्रण हो रहा है, दोनों में बात ही नहीं बन रही, देन हाउ इट विल वर्क? तो इक्विलिब्रियम इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड, इज इट क्लियर और नॉट? तो that's what called as equilibrium. Different types of equilibriums are there, homogeneous equilibrium, heterogeneous equilibrium, so that also we will discuss. So a lot of things are required to be discussed. We will target to complete first chapter, very basic chapter in 3 classes. Clear है यहाँ पर? 3 क्लास में हम कोशिश करेंगे फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म करें विथ न्यूमेरिकल। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? बहुत आसान चैप्टर है, साथों साथ न्यूमेरिकल करवाएंगे, और हो सकता है आपको हम पहले दूसरे दिन में ही हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी दे दें, जिसको आप खुद करेंगे, और जो क्वेश्चन ना बनता हो उसको आप सॉल्व करके उसको जो है आप हम लोगों से पूछेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो आई होप यू गॉट द बेसिक्स अबाउट द फर्स्ट बुक ऑफ द केमिस्ट्री। एक छोटा सा बुक और है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट बुक खत्म हो जाए, वो ज़्यादा मोटा नहीं है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं बोला, क्योंकि फिर आप केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल ज़रूर लगाइएगा अपने साथ, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस पी डी, मेनली एफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिलेबस में नहीं है, तो एस पी डी ब्लॉक हम लोग जो है इसको देखेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो आपसे वेरी मच रिक्वेस्टेड दैट प्लीज़ बाय 1 periodic table, bigger periodic table, so that it can be very easily you can be able to visualize. Okay, तो आई होप यू गॉट द आइडिया। देखिए एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट तो हम लोग नहीं करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट हम लोग करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ में? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का अगर पेपर होता है तो कुछ नंबर एक्सपेरिमेंट में चले जाते हैं, कुछ नंबर लैब वाले में, और थ्योरी वाला पार्ट तो वी विल डिस्कस हियर एज पर थ्योरी वाला पार्ट। एडवांस पार्ट भी इसी में कंप्लीट होगा। क्लियर? तो प्लीज़ ट्राई टू फोकस फ्रॉम द डे 1, और जिन लोगों ने लाइव ज्वाइन किया है उनका तो कोई इशू नहीं है, और जिन लोगों ने रिकॉर्डेड अगर ज्वाइन किया है तो प्लीज़ कोशिश ये करिएगा कि ज़रूर जो है अटेंटिव रहें, क्लास को देखें और समझें, कोई भी डाउट अगर हो तो फ़ौरन पूछें। ठीक है, थैंक यू।